बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक गुड़िया के लब हिले और गुड़िया की आवाज सुनाई दी, ऐ खूबसूरत बच्ची, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? और इससे सुनना था कि बच्ची दहल कर रह गई। एक आम सी गुड़िया की कारस्तानी जिसने घर और मोहल्ले वालों को हैरान कर डाला था। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। एक ज़ईफ आदमी लाहौर के मेन बाजार में खिलौनों का ठेला लगाता था। वो बहुत ईमानदारी से काम करता था। वो सुबह से शाम इस ठेले पर बैठकर खिलौने बेचता था और रात को घर जाता था। आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज शाम जल्दी घर जा रहा था। इसको रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था जिसके अंदर से गुजरकर इसका घर आता था। आज वो जब घर जाने के लिए कब्रिस्तान से गुजर रहा तो उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की जानब चल पड़ा। कब्र के पास जाकर इसने कब्र के ऊपर पड़ी हुई गुड़िया को उठा लिया। जब उसने गुड़िया को उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि गुड़िया के जिस्म पर जगह जगह सुइयां गड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसने सोचा कि शायद ये गुड़िया इनकी है। वो उस गुड़िया को लेकर उन बच्चों के पास पहुंचा और उन बच्चों से पूछा कि ये गुड़िया किसकी है। बच्चे गुड़िया को देखकर कहने लगे कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। वो बच्चों की बात सुनकर परेशान हो गया कि ये गुड़िया किसकी और कब्रिस्तान में क्यों पड़ी है। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं और इसे अपने ठेले पर फरोख्त के लिए रख दूं। वो जल्दी से घर पहुंचा और उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले गुड़िया के अंदर से तमाम सुइयां निकाली और फिर उसे कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। उसने जब गुड़िया को साफ कर लिया तो वो बिल्कुल नई लगने लगी। उसने गुड़िया को डब्बे में रख दिया और अगले दिन गुड़िया को अपने साथ अपने ठेले पर रखकर बाजार ले गया। मोहम्मद जुबैर अपनी बीवी बच्चों के साथ लाहौर रहायश पजीर था। इसकी लाहौर के मेन बाजार में कपड़ों की दुकान थी। जुबैर सुबह दुकान पर आता और शाम को घर लौट जाता। आज वो जब घर गया तो उसकी बेटी जो 6 साल की थी वो रोती हुई इसके पास आई और कहने लगी, बाबा मुझे गुड़िया लेनी है। जुबैर की एक ही बेटी थी जो इससे बहुत प्यारी थी, इसलिए वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। आज वो जब इसके पास रोती हुई आई और कहने लगी कि मुझे गुड़िया लेनी है तो जुबैर इसे कहने लगा, सायरा इसमें रोने वाली क्या बात है। कल हम दोनों बाजार जाएंगे और तुम्हारी पसंद की गुड़िया भी ले आएंगे। अगली सुबह दोनों बाप बेटी बाजार गए। जुबैर इसे खिलौनों की बहुत सी दुकानों पर ले गया लेकिन इसे कहीं से भी गुड़िया पसंद ना आई और अब वो किसी और खिलौनों की दुकान पर जा रहे थे तो सायरा की नजर एक ठेले वाले पर पड़ी जहाँ इसे बहुत ही प्यारी गुड़िया नजर आई। इसने अपने अब्बू से कहा, मैंने वो गुड़िया लेनी है। इसके अब्बू जल्दी से ठेले के पास आए और वो गुड़िया खरीद ली। इसके पैसे अदा करके दोनों घर गए। सायरा बहुत खुश थी कि इसे बहुत ही प्यारी गुड़िया मिल गई थी। इसके पड़ोस में कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेलती। वो अपने कमरे में जब गुड़िया के साथ खेल रही थी तो इसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया बोल रही है। इसने सोचा कि गुड़िया कैसे बोल सकती है। इसने अपना वहम समझकर दोबारा खेल में मगन हो गई। इसे दोबारा गुड़िया के बोलने की आवाज सुनाई दी। इसने गुड़िया की तरफ गौर से देखा तो गुड़िया सच में बोल रही थी। पहले तो वो गुड़िया को बोलता हुआ देखकर डर गई, लेकिन फिर वो हिम्मत करके गुड़िया के पास गई तो गुड़िया इससे कहने लगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो लेकिन तुम मेरे बोलने के बारे में किसी को नहीं बताओगी। अच्छा, मैं तुम्हारे बोलने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ कि अब हम कौन सा खेल खेलें। अब सायरा सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती। वो खाना भी ठीक तरह नहीं खाती थी। वो अपना सारा वक्त गुड़िया के साथ गुजारती थी। एक दिन उसकी अम्मी इसे खाना देने के लिए इसके कमरे में जा रही थी तो इसकी अम्मी को सायरा के कमरे से सायरा के अलावा किसी और के बोलने की आवाज भी सुनाई दी। तो उसकी अम्मी परेशान हो गई कि सायरा के अलावा सायरा के कमरे में और कौन हो सकता है। इसकी अम्मी इसके कमरे में गई तो इसे सायरा के अलावा कोई भी नजर न आया। तो इन्होंने सायरा से पूछा कि सायरा तुम्हारे अलावा कमरे में और कौन था। तो सायरा कहने लगी, मामा कमरे में मेरे और गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। इसकी अम्मी अपना वहम समझकर इसके कमरे से चली गई, लेकिन अब इसकी अम्मी जब भी इसके कमरे के पास से गुजरती तो इन्हें सायरा के कमरे से इसके अलावा
किसी और की मौजूदगी का एहसास होता। सारा की अम्मी को यकीन हो गया कि कमरे में सारा के अलावा कोई और भी है। तो इसकी अम्मी ने ये बात सारा के अब्बू को बताई कि मैं जब भी सारा के कमरे के पास से गुजरती हूँ तो मुझे सारा के अलावा किसी और के भी बोलने की आवाज सुनाई देती है और इसके कमरे में इसके अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। और जब मैं इसके कमरे में जाती हूँ तो वहाँ सारा और गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं होता। ये सुनकर सारा के अब्बू कहने लगे, मैं सारा से पूछूंगा कि कौन है तुम्हारे कमरे में। ये सुनकर सारा की अम्मी कहने लगी कि मैंने पूछा था सारा से। तो वो कहने लगी कि मामा यहाँ कमरे में मेरे और गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। सायरा के अब्बू कहने लगे, अब बहुत रात हो गई है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह हुई तो सारा की अम्मी और अब्बू दोनों नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए। तो सारा के अब्बू ने सारा की अम्मी से पूछा कि सारा नहीं उठी। तो इसकी अम्मी कहने लगी कि अभी तो नहीं उठी, मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। ये कहकर इसकी अम्मी इसके कमरे की तरफ चल दी। जब इसकी अम्मी इसके कमरे में पहुंची तो सारा अभी सोई हुई थी। इसकी अम्मी ने सारा को उठाने के लिए जब इसके माथे पर हाथ रखा तो वो चीख कर बोली, सारा को तो बहुत तेज बुखार है। सारा की अम्मी की चीख सुनकर इसके अब्बू भी इसके कमरे में आ गए और थर्मामीटर से इसका बुखार चेक किया तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि इसका बुखार 104 पर था। इसके अब्बू सारा को उठाकर जल्दी से गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए और फिर इन्होंने सारा का बुखार डॉक्टरों से चेक करवाया। तो डॉक्टरों ने बुखार चेक करके इन्हें बताया कि ये टाइफाइड बुखार है, बच्ची को ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो सारा के अब्बू ने सारा को ड्रिप भी लगवा दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब डॉक्टर सारा की ड्रिप अलग करने के लिए गए तो सारा जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने सारा के मुंह पर पानी का छिड़काव किया तो सारा होश में आ गई और दोबारा रोने लगी और रोकर दोबारा बेहोश हो गई। सारा के अब्बू सारा की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर ने दोबारा सारा के मुंह पर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई और चीख चीख कर कहने लगी कि ये मुझे मार देगी, ये मेरी दोस्त नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और दोबारा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने दोबारा इसके मुंह पर पानी छिड़का लेकिन इस बार वो होश में ना आई। डॉक्टर ने बार बार सारा के मुंह पर पानी छिड़का लेकिन फिर भी वो होश में ना आई। 6 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक सारा को होश ना आया। अब तो सारे दीगर रिश्तेदार भी हॉस्पिटल आ चुके थे। सारे लोग इसके होश में आने की दुआएं कर रहे थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके सारा को होश आ गया। जब वो होश में आई तो चीख चीख कर कहने लगी, ये गुड़िया मुझे मार देगी, बाबा ये मुझे मार देगी, बाबा मुझे बचा लो। इसके अब्बू इसके पास दौड़कर आए और कहने लगे कि सारा तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो सारा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मुझे नहीं चाहिए गुड़िया, उस गुड़िया को कहीं फेंक दे, मैंने नहीं बनाना इसे दोस्त। सारा के चाचू इसकी ये हालत देखकर सारा के अब्बू से कहने लगे, सारा का इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है, इसे किसी आमिर के पास लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर किसी हवाई वजूद का असर हो गया है। इसके अब्बू इसके चाचू से कहने लगे, मुझे भी यही लगता है कि इसे किसी आमिर के पास ले जाना पड़ेगा। सारा के अब्बू कहने लगे कि मैं घर का एक चक्कर लगाकर आता हूँ, फिर किसी आमिर के पास चलते हैं। सारा के चाचू इसके अब्बू से कहने लगे, घर क्या करने जाना है? तो इसके अब्बू कहने लगे कि मुझे घर में मौजूद गुड़िया कहीं दूर फेंकनी है जो मेरी बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सारा के चाचू इसके अब्बू से कहने लगे, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, कैसी गुड़िया और सारा को तंग क्यों करेगी? सारा के अब्बू ने इन्हें बताया कि मैंने सारा को एक गुड़िया लेकर दी। जिस दिन मैंने सारा को गुड़िया लेकर दी उसी दिन से सारा बेचैन है और सारा के कमरे से सारा के अलावा किसी और के बोलने की आवाजें भी सुनाई देती थी और जब भी इसके कमरे के पास से गुजरते थे तो सारा के अलावा किसी और की मौजूदगी का भी एहसास होता था। ये सुनकर सारा के चाचू ने इसके अब्बू को घर जाने से रोक दिया कि हम पहले आमिर के पास जाएंगे, शायद हमें गुड़िया की जरूरत पड़ जाए। सारा के अब्बू इसके चाचू से कहने लगे कि ठीक है, हम पहले आमिर के पास चलते हैं। सारा के अब्बू और चाचू दोनों सारा को लेकर आमिर के पास चले गए और इन्होंने सारा के साथ पेश आने वाला वाकया आमिर को बताया। तो आमिर कहने लगा,
जब तुम इस बच्ची को मेरे पास लेकर आए थे तो मैं तब ही समझ गया था कि इस बच्ची पर कोई हवाई चीज मुसल्लत है। और गुड़िया कहाँ है? तो इसके अब्बू कहने लगे वो तो घर पर पड़ी है। तो आमिल कहने लगा कि जाओ जल्दी से गुड़िया ले आओ, तब ही मैं कोई अमल शुरू करूंगा। सहरा और इसके चाचू आमिल के पास ही बैठे रहे और सहरा के अब्बू घर चले गए। और जब घर पहुँचे और इन्होंने गुड़िया को ढूंढना शुरू किया, इन्होंने सारे घर में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन इन्हें कहीं भी वो गुड़िया नजर ना आई। वो दोबारा आमिल के पास पहुँचे और आमिल से कहा कि हम जब सुबह घर से आए थे तो गुड़िया घर पर ही थी और अब मैंने सारे घर में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी गुड़िया नजर नहीं आई। ये सुनकर आमिल इनसे कहने लगा अब तुम घर जाओ और जब तुम्हें गुड़िया मिल जाए तो तुम मेरे पास आना। वो दोनों सहरा को लेकर घर चले गए। वो जब घर पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने टेबल पर गुड़िया पड़ी है। सहरा के अब्बू ने जल्दी से गुड़िया को उठाया और सहरा के चाचू और सहरा को लेकर दोबारा आमिल के पास गए। जब वो आमिल के पास पहुँचे तो आमिल इनसे कहने लगा गुड़िया मिल गई है क्या? सहरा के अब्बू कहने लगे हाँ मिल गई है। सहरा के चाचू ने गुड़िया जल्दी से आमिल को दी। आमिल गुड़िया को देखते ही कहने लगा इस गुड़िया पर तो काला जादू किया हुआ है किसी को मारने के लिए। आमिल ने सहरा के अब्बू से पूछा कि तुमने ये गुड़िया कहाँ से खरीदी है? मेरी दुकान से कुछ फासले पर एक आदमी खिलौनों का ठेला लगाता है, इसी से ये गुड़िया ली है। आमिल इनसे कहने लगा कि मुझे अभी इस ठेले वाले के पास ले चलो। सहरा के अब्बू आमिल को लेकर इस ठेले वाले के पास गए। जब वो ठेले वाले के पास पहुँचे तो आमिल ने ठेले वाले से पूछा कि तुमने वो गुड़िया कहाँ से ली है? तो ठेले वाला कहने लगा कौन सी गुड़िया? तो आमिल ने इससे गुड़िया दिखाई और कहा कि ये गुड़िया तुमने कहाँ से ली है? ये सुनकर ठेले वाला कहने लगा कि एक दिन मैं एक फलां कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मुझे एक कब्र पर ये गुड़िया मिली। इस गुड़िया के जिस्म पर बेशुमार सुइयां गड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि ये गुड़िया किसकी है? तो वो कहने लगे ये गुड़िया हमारी नहीं है। तो मैं इसे अपने घर ले आया और इस पर से सुइयां निकाली और कपड़े से अच्छी तरह साफ किया और इसे अपने ठेले पर बेचने के लिए रख दिया। और इन साहब ने सहरा के अब्बू की तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मुझसे ये गुड़िया खरीद ली। आमिल सहरा के अब्बू से कहने लगा कि मुझे तुम्हारे घर चलना चाहिए क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है, हमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे घर जाकर ही अमल शुरू करूंगा। वो दोनों जल्दी से घर पहुँचे। घर पहुँचते ही आमिल ने गुड़िया को अपने सामने रखा और जो गुड़िया के अंदर जिन था इसे बेदार करने का अमल शुरू किया। जैसे ही अमल पूरा हुआ गुड़िया के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर इस धुएं में से एक बदशक्ल जिन नमूदार हुआ। आमिल ने जिन से पूछा कि तुम इस गुड़िया में क्या कर रहे हो? तो जिन कहने लगा पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे इस गुड़िया से क्यों निकालना चाहते हो? ये सुनकर आमिल कहने लगा तुम इस मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गुड़िया से निकालने वाला हूँ। ये सुनकर जिन कहने लगा मेरे आका के पास फलां औरत आई और कहने लगी कि फलां शख्स को जान से मारना है। मेरे आका ने ये काम मेरे जुम्मे लगा दिया और इस गुड़िया में मुझे डाल दिया। जिस शख्स को मारना था इसका नाम एक कागज पर लिखकर जला दिया और जलाकर इस गुड़िया में डाल दिया और बेशुमार सुइयां इस गुड़िया में पेवस्त कर दी और कहा कि एक दिन कई सुइयां इसके बाजुओं में डालना और अगले दिन कई सुइयां इसकी दोनों टांगों में डालना और इसके अगले दिन कई सुइयां इस गुड़िया के गले में डालना और इसके अगले दिन और सुइयां इसके सीने में पेवस्त कर देना। जैसे ही तुम ये सुइयां इस गुड़िया के सीने में पेवस्त करोगे तो वो शख्स उसी वक्त मर जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने गुड़िया के बाजुओं और टांगों में सुइयां पेवस्त की थी कि फलां शख्स ने इस गुड़िया को उठा लिया और जो सुइयां मैंने इस गुड़िया के अंदर डाली थी वो निकाल दी और इस गुड़िया को तुम लोगों को बेच दिया। मैं इस बच्ची को इसलिए नुकसान पहुंचाता हूं क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरे आका का काम मुकम्मल नहीं करने दिया और मैं किसी सूरत भी इस बच्ची से अलग नहीं रहूंगा और इस बच्ची को हलाक कर दूंगा। ये सुनकर आमिल ने जिन को मारने का अमल शुरू किया और जैसे ही अमल पूरा हुआ आमिल ने जिन की तरफ फूंक मार दी। जैसे ही आमिल ने जिन के ऊपर फूंक मारी तो जिन चीखने लगा और जिन को आग लग गई। जब इसे आग लगी तो वो आग में जलकर राख हो गया।
وہ جیسے ہی راکھ ہوا تو وہ آگ بھی بجھ گئی اور سیرا کا بخار بھی اتر گیا۔ عامل نے گڑیا کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب وہ جن اور گڑیا دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ اب سیرا بہت خوش تھی کیونکہ اب اس کے پاس وہ خونی جادوئی گڑیا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔